नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जिनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? ए 120 अध्याय और 8 खंड में, 100 अध्याय और 5 खंड में, 80 अध्याय और 7 खंड में, 60 अध्याय और 8 खंड में, 60 अध्याय और 8 खंड में। ये चार विकल्प आप लोगों के सामने हैं दोस्तों। तो चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो दोस्तों, चरक अध्याय जो है 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। तो विकल्प ए इसका उचित आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए, एक सुमेलित इसमें से नहीं है। नेवासा महाराष्ट्र, नेवासा महाराष्ट्र, डिंडवाना राजस्थान, इस्लामपुर कर्नाटक, गुड़ियामा गुफा जो है पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिए दोस्तों, नेवासा जो है महाराष्ट्र में है, ये तो बात बिल्कुल सही है। डिंडवाना राजस्थान में पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस्लामपुर कर्नाटक राज्य में है, ये भी बात सही है। गुड़ियामा गुफा पश्चिम बंगाल, दोस्तों ये बात बिल्कुल ही गलत है, ये सही नहीं है। गुड़ियामा गुफा जो पश्चिम बंगाल ना होकर के बल्कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी विकल्प डी जो है गुड़ियामा पश्चिम बंगाल सुमेलित नहीं है। कहाँ पे है ये? गुड़ियामा तमिलनाडु में है। गुड़ियामा गुफा जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? मुंबई में, जामनगर में, भावनगर में, पुडुचेरी में। तो दोस्तों, भारत का जो प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है जामनगर में स्थित है। तो जामनगर इसका उचित, यानी विकल्प भी उचित आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो दोस्तों, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम प्राकृतिक रेशम का घटक नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन दोस्तों प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। नाइट्रोजन क्या है? प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम प्राकृतिक रेशम का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं वृक्षवासी जानवर, स्थलीय जानवर, बिल बनाने वाले जानवर, मरुदविद जानवर। मरुदविद जानवर, तो इसमें से विकल्प डी यानी मरुदविद जानवर कहलाते हैं। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? मरुदविद जानवर कहलाते हैं। ये वृक्षवासी, स्थलीय और बिल बनाने वाले जानवर नहीं, बल्कि मरुदविद जानवर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए दोस्तों, सुमेलित नहीं की बात कर रहा है। फीलपाव कृमि, मलेरिया प्रोटोजोआ, पेप्टिक व्रण वायरस, डेंगू वायरस। तो फीलपाव कृमि ये बिल्कुल सही है। फीलपाव जो है कृमि से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों, और पेप्टिक व्रण वायरस नहीं, ये सुमेलित नहीं है। पेप्टिक व्रण जो है वायरस से नहीं बल्कि किससे होता है? जीवाणु से होता है। जीवाणु से, बैक्टीरिया से होता है। डेंगू वायरस से होता है। ये बिल्कुल तीन तो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। फीलपाव कृमि से है, मलेरिया प्रोटोजोआ से है, और डेंगू वायरस से होता है। लेकिन पेप्टिक व्रण जो है वायरस से नहीं बल्कि दोस्तों किससे होता है? जीवाणु से होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में हंगुल हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? केरल में, असम में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखिए दोस्तों,
हंगू नाम के हिरण जो है कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू और कश्मीर पाए जाते हैं। तो विकल्प डी उचित आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? नहीं है, इसमें ध्यान रखिए। घरेलू अपशिष्ट, मूत्र, मल पदार्थ, कीटनाशक। तो दोस्तों इनमें से बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है तो क्या है? वो कीटनाशक है। कीटनाशक जो है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है। बाकी घरेलू अपशिष्ट, मूत्र, मल, छिलके, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, ये सब के सब क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं। लेकिन कीटनाशक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बल्कि ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आप कौन कौन आते हैं? ध्यान रखिए। कीटनाशक है, शीशा है, प्लास्टिक के बने सामान होते हैं, लोहा इत्यादि, ये चीज़ है नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, केवल 4, केवल 1, केवल 3, केवल 2। तो दोस्तों मानव हृदय के हृदय चैम्बर कितने घटकों का बना होता है? केवल 4, केवल 4 घटकों का बना होता है। तो विकल्प ए जो है इसका उचित आंसर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण हैं? समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ब्रोमीन के, आयोडीन के, क्लोरीन के, आर्गन के। तो दोस्तों समुद्री शैवाल जो है आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ये 2 पॉइंट हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। देखिए दोस्तों इसमें विकल्प है केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, दोनों ना तो 1 ना ही 2। तो हमें ये विश्वास की जानकारी है दोस्तों आप लोगों को कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये तो बात बिल्कुल सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों यानी सी 1 और 2 दोनों सही हैं। और मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश की जानकारी देता है। किस वंश का? सातवाहन वंश का जानकारी प्रदान करता है। तो ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वैशेषिक पतंजलि, मीमांसा कणाद, न्याय गौतम, उत्तर मीमांसा कपिल। तो ध्यान देखिए दीजिए दोस्तों, वैशेषिक जो है पतंजलि थी, ये बात बिल्कुल गलत है। मीमांसा कणाद, ये भी बात बिल्कुल गलत है। न्याय गौतम यानी सी विकल्प जो है उचित है। उत्तर मीमांसा कपिल, ये भी बात गलत है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वैशेषिक जो है कणाद या उलुक। वैशेषिक क्या है? किससे है? कणाद या उलुक से संबंधित है। मीमांसा, मीमांसा में पूर्वी मीमांसा होता है, पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा। तो पूर्वी मीमांसा के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों जैमिनी। कौन? जैमिनी। पूर्वी मीमांसा जैमिनी। और तो उत्तर मीमांसा जो है वादरायण। कौन? उत्तर मीमांसा वादरायण। वादरायण यानी उत्तर मीमांसा के जनक वादरायण है। कपिल सांख्य के किसके हैं? कपिल सांख्य के प्रवर्तक हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है विकल्प सी उचित आंसर है। न्याय गौतम से संबंधित हैं। आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला पॉइंट है वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। विकल्प केवल 1 सही है, केवल 2 सही है,
दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, ना तो एक ना ही दो सही है। तो दोस्तों पॉइंट 1611 में यानी हॉकिंस जो है, हॉकिंस यानी वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। तो हॉकिंस दोस्तों जो 1611 में नहीं बल्कि 1608 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में भारत आया था। वाला विकल्प तो बिल्कुल गलत है होगा। और तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानता था, ये बात सही, क्योंकि वो कई भाषाओं का जानकार था। फारसी भाषा, तुर्की भाषा, इंग्लिश इत्यादि कई भाषाओं का वो जानकार था, इसलिए विकल्प दो जो है सही है, ये सही है। तो इसमें देखिए विकल्प कौन सा है? तो विकल्प दो जो दोस्तों यानी बी इसका उचित आंसर होगा। नेक्स्ट, खरीदादार कौन था? खरीदादार कौन था? ध्यान दीजिए दोस्तों, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था, शाही महल का प्रधान संरक्षक होता था, परगना का प्रमुख अफसर था, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विकल्प डी इसका उचित आंसर है, यानी अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था वो खरीदादार कहलाता था। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दो कौन अधिकारी था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, समाचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दो कौन अधिकारी था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, समाचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी, युवा विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला। तो दोस्तों वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दो जो है राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी भागदू कहलाता था। तो विकल्प डी इसका उचित आंसर है। तो दोस्तों ये सारे तत्व आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है और आपको ये सारे तत्व पसंद आए होंगे। तो दोस्तों आप लोग इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।